ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए क्रिटिकल खनिजों में भारत की क्षमताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खनन मंत्रालय के सचिव वीएल कांता राव और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। आज हमारे साथ जुड़े हैं खान मंत्रालय में सचिव वीएल कांता राव जी। कांता राव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांता राव जी, भारत की खनिज क्षमता वैश्विक परिदृश्य में किस प्रकार है? अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हम कई बड़े देशों से आगे हैं या फिर उनके समकक्ष हैं? कुछ ऐसे खनिज है जिसमें हमारी संपदा बहुत अच्छी है। यदि पूरा देश को देखा जाए तो हमारा देश अच्छी स्थिति में है कि हमारी खनिज संपदा बहुत अच्छी है और ये हमने कई वर्षों से इस पर काम करके हमने उसका तलाश भी किया है। उदाहरण के लिए यदि हम अपना रिजर्व देखें, यानी हमारी जो संपदा का जो आंकलन है हमारे देश में है, उसका यदि एक दो खनिजवार हम देखेंगे तो हम लाइमस्टोन में जो चूना पत्थर जो सीमेंट के बनने में जाता है वो उसमें हम दुनिया में तीसरे स्थान पे। हमारे पास लगभग 400 बिलियन टन की खनिज संपदा है चूना पत्थर का और इसमें हम दुनिया में तीसरी स्थान में। इसी तरह से यदि हम आयरन ओर देखे और जिंक देखे, इसमें हम दुनिया में चौथे स्थान। इसी तरह से यदि हम बॉक्साइट देखें, जिस खनिज से एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट, दुनिया में 6th पोजीशन में। इस तरह से मैंगनीज में भी दुनिया में 6th पोजीशन। बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जिसमें हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन आप जानते हैं कि खनिज कई प्रकार के होते हैं। कुछ खनिज ऐसे हैं जो एनर्जी में इस्तेमाल किया जाता है, माने फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोल है, लिग्नाइट है, इस तरह का। तो उसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और जो एटॉमिक मिनरल्स है, यानी जो परमाणु के जो उपयोग में जो आते हैं, वो खनिज में भी हमारी स्थिति थोड़ा बहुत अच्छी है जी। और जो मेटल ओरिएंटेड, यानी जिससे मेटालिक जो आइटम्स बनते हैं, मेटल इंडस्ट्री में जो उपयोग किया जाता है, जो मैंने 3-4 उदाहरण बताया, जैसे कि आयरन ओर है, जिंक है, बॉक्साइट है, इसमें हमारी स्थिति अच्छी है। एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, यानी ये ऐसे खनिज हैं जो हमारे यहाँ इनकी उपलब्धता कम है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये खनिज ऐसे हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बना रहे हैं, उसमें मेटल्स की इस मेटल का उपयोग होता है। जैसे आप मोबाइल बना रहे हैं, उसमें उपयोग होता है। जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी जो विंड मिल बना रहे हैं, आप बिजली का कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें इन सबका उपयोग होता है। जिन क्रिटिकल मिनरल्स में हमारी शॉर्टेज है, तो इसके ऊपर हम अलग से एक फोकस पद्धति से हम इस पे काम कर रहे हैं। कांता राव जी, आपने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात की है, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के लिहाज से अगर देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें से खनिज कौन कौन से हैं? हम लोग जवाब ढूंढने के लिए हमने इंडस्ट्री से बात की है और जो थिंक टैंक्स है, बुद्धिजीवी है, उन सब से डिस्कस करके हमने पिछले वर्ष एक लिस्ट बनाकर हमने अपने अधिनियम में उसको शामिल किया और बोला कि ये 24 खनिज ऐसे हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स माना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लिथियम। लिथियम ऐसा एक खनिज है जो बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है। जो रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगना है, मोबाइल में लगना है, इन बैटरीज में उपयोग किया जाता है। दूसरा है कोबाल्ट है, निकल है, इसमें टंगस्टन है, टाइटेनियम है और पोटैश है। ये सब ऐसे हैं कि जो हाईटेक इक्विपमेंट में उपयोग किया जाता है, क्योंकि भारत देश ने एक लक्ष्य अपने ऊपर लिया है कि हम क्लीन एनर्जी का उपयोग करेंगे, हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, हम नेट जीरो इफेक्ट लेके आएंगे हर एक इंडस्ट्री में। तो नए नए टेक्नोलॉजी का फिर डिमांड बढ़ेगा और इन खनिजों का डिमांड अब बढ़ रही है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो क्रिटिकल खनिज हैं, इन क्षेत्रों में भारत के लिए किस तरह की संभावनाएं हैं और महत्वपूर्ण रूप से चुनौतियां भी हैं, तो वो किस तरह से हैं? कृपया इस बारे में जानकारी दें। इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी है और इसमें हमारे लिए थोड़े से चैलेंजेस भी है। पहला यह है कि हमने पूरी तरह से देश के अंदर इन क्रिटिकल मिनरल्स का तलाश अभी किया नहीं है। हमारा पहला कर्तव्य ये होता है कि हम सबसे पहले देश के अंदर इनका तलाश करें।
तो इसीलिए हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश में एक्सप्लोरेशन का काम करता है, सर्वे का काम करता है, खनिजों का तलाश करने का काम करता है। इस संस्था को हमने कहा है कि आपका पूरा फोकस क्रिटिकल मिनरल्स पे होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए आने वाले साल हम 390 प्रोजेक्ट्स लिए हैं। इन 390 प्रोजेक्ट्स में से 190 तो हमने सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स का ही लिया है। राइट। इसका मतलब हमने देश के कोने कोने पे हम अपना टीम भेजकर, हम अपना ड्रिलिंग मशीन भेजकर 190 ऐसे जगह पर हम ये लिथियम, निकल, कोबाल्ट और ये टंगस्टन, इन सब का तलाश हम करने जा रहे हैं। अभी कांताराव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि निजी निवेश और विदेशी निवेश भारतीय खनिज क्षेत्र के लिए किस तरह से सहायक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात जी। एक टाइम ऐसा था कि हम बहुत सारे खनिजों का दोहन सरकारी कंपनीज के माध्यम से करते थे। हिंदुस्तान कॉपर हुआ, पहले एक हिंदुस्तान जिंक होता था सरकार के पास, तो इस तरह के कंपनियों के माध्यम से हम करते। लेकिन जब से हमने 2015 में ऑक्शन पद्धति का प्रारंभ किया है, हम ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा हम खनिज क्षेत्र में दे रहे हैं। हम लोग जब किसी ब्लॉक का रिपोर्ट फाइनल करते हैं और हम उसमें देखते हैं कि वहां पर उस क्षेत्र में जमीन के नीचे खनिज की उपलब्धता है, फिर हम उस रिपोर्ट को पब्लिक में रख के सारे कंपनीज को बुला के हम बोलते हैं कि आप इसका बिडिंग करिए इस ऑप्शन। फिर कंपनियां आते हैं, फिर वो प्रीमियम यानी वो बोलते हैं कि जितना हमें रॉयल्टी आपका जो साधारण रेट है उस रेट के ऊपर हम 50%, 80% पैसा देकर हम यहाँ पर माइनिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी उपलब्धता है और हमारा जो निवेश का अच्छा रिटर्न भी हमें मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आज के तारीख में निजी निवेश का हमें माइनिंग क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और यह हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। कांताराव जी, अभी आपने जिक्र किया था ये ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी उपलब्धता कम है और हमारे लिए, हमारे देश के लिए आवश्यकताएं बहुत हैं। तो क्या ये हमारे जीडीपी को प्रभावित करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, और विदेशी मुद्रा का जो एक सृजन होता है या अर्जन होता है उस पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव है, पहली बात तो यह है कि जो हमारा देश का जो जीडीपी है उसका लगभग 2% खनिज क्षेत्र से संबंधित। यदि हम क्रिटिकल मिनरल्स का बढ़ावा देश में करेंगे, देश में ज्यादा तलाश करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से जीडीपी के लिए ये अपना कंट्रीब्यूट करेगा। जीडीपी का बढ़ावा में ये काम आएगा क्रिटिकल। नंबर 2, जो विदेशी मुद्रा है, आज बहुत कीमती विदेशी मुद्रा का उपयोग क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट में उपयोग हो रहा है। तो धीरे धीरे हमें उसको कम करना है और हमारे देश के अंदर इनका प्रोडक्शन करके देश के अंदर ही इसका प्रोसेसिंग भी करना है। क्रिटिकल मिनरल का प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अभी हम शुरुआती दौर पे है और हमने दिनों पहले एक सेमिनार आयोजन करके जो माइनिंग कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करने वाले हैं और जो टेक्नोलॉजी कंपनी उसका जो प्रोसेसिंग का टेक्नोलॉजी रखता है, इन सब का मेल मुलाकात कराया ताकि अभी से वो तैयारी करे कि जब क्रिटिकल मिनरल का माइनिंग शुरू हो तब उसका प्रोसेसिंग भी अपने देश के अंदर ही। कांताराव जी, आपने घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग की बात की, यानी कि घरेलू स्तर पर अन्वेषण को प्रोत्साहन देना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे में एक बड़ी भूमिका होती है रोजगार की। तो रोजगार सृजन के मामले में इस क्षेत्र की क्या भूमिका है, और खासतौर पे मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के बारे में जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करें। अभी वर्तमान में जो क्षेत्र है हमारे माइंस हैं और इससे रिलेटेड यदि आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों को खनिज क्षेत्र में आज के तारीख में रोजगार उपलब्ध है। इसमें 1/4 ऐसा है जो डायरेक्टली उनको खनिज क्षेत्र में नौकरी मिले हुए हैं और 3/4 ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली उनको नौकरी मिलता है। जो खनिज क्षेत्र से संबंधित जो सर्विसेज है उसमें वो लोग काम करते हैं। तो खनिज क्षेत्र का यह फायदा है कि यदि खान का हम प्रारंभ करके यदि उसमें 100 लोगों को नौकरी देते हैं, उससे संबंधित 300 और लोगों को इनडायरेक्टली नौकरी मिलता है। तो देयरफॉर इस क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल के बढ़ावा जब हम करने जा रहे हैं, इसमें रोजगार जन के बहुत संभावना।
एक प्रश्न इसी के साथ में और जुड़ जाता है। कई सारी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है माइनिंग के क्षेत्र में। अभी हम क्रिटिकल माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं जो है पीएलआई स्कीम्स हैं, उनकी इस क्षेत्र में क्या भागीदारी है या फिर आगे और क्या हो सकती है? देश के लगभग 13 अलग अलग क्षेत्रों में हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रारंभ किया है, जैसे मोबाइल बनाने में, टेलीकॉम के इक्विपमेंट करने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में। इस तरह से कई जगह पीएलआई स्कीम यानी सरकार ने प्रोडक्शन माने उत्पादन के ऊपर उन्होंने एक इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि उन्होंने दिया है। इसी तरह से जब हम क्रिटिकल मिनरल की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल में एक इम्पोर्टेंट अंश ये है कि क्रिटिकल मिनरल जहां हम खनिज के माध्यम से निकाल रहे हैं उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके अलावा एक तरीका ये है कि हम रिसाइकलिंग करके भी क्रिटिकल मिनरल का हम उत्पादन इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल में अपना बैटरी उपयोग किया, बैटरी की क्षमता खत्म हो गया, आपने उसको किया, तो इस तरह का जो वेस्ट कलेक्ट होता है या पुराना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का वेस्ट आपने लिया, उसमें भी जो बचा हुआ जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको रिसाइकिल करके उनसे आप जब नया उत्पादन करते हैं तो वहां पर ये हमारे सामने मांग आई है कि उस रिसाइकलिंग कंपनियों को, उस उत्पादन को हम कुछ प्रोत्साहन दें। तो इस विषय पर वर्तमान में सरकार में इस पे चिंतन मंथन हो रहा है। जैसे कोई निर्णय होगा पीएलआई के स्कीम पर हम आपको बताएंगे। कांताराव जी, अभी भारत के लिए सी माइनिंग एक तरह से नया कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी हाल में ही काम करना शुरू किया गया है। तो क्रिटिकल माइनिंग और सी माइनिंग दोनों को क्या जोड़ा जा सकता है? क्या दोनों को मिलाकर के भारत के लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। देखिए, जैसे हमारे देश में 33 लाख वर्ग किलोमीटर का भूमिगत क्षेत्र है, इसके साथ साथ हमसे जुड़ा हुआ जो समुद्र का क्षेत्र है वो 21 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी जितना भूमिगत है उसका 70% हमारे पास समुद्र का भी स्थान है, जिसमें हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, यानी हमारा ही उसके ऊपर अधिकार बनता है। उस समुद्र के तल पर हम कोई चीज का एक्सप्लॉयटेशन करें, वहां पर कोई उत्पादन करें। तो हमने उस एरिया का भी हमने सर्वे किया है और हमने देखा है कि समुद्र के अंदर हमें कुछ ऐसे क्रिटिकल मिनरल मिलने की संभावना है। जैसे एक उदाहरण है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, यानी ऐसे पत्थर वहां पर समुद्र के सीबेड पे मिलते हैं जिसमें कोबाल्ट और कुछ अन्य क्रिटिकल मिनरल मिल सकते हैं। तो इसका हमने सर्वे के आधार पर लगभग 10 क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किया है हमारे समुद्र तट से कहीं 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, और उनका हम ऑक्शन करने जा रहे हैं। हम अगले 3 महीने में इन सी क्षेत्र में, समुद्र में ऑफशोर माइनिंग जिसको हम बोलते हैं, उसका भी खनिज क्षेत्र हम ऑक्शन करने जा रहे हैं और कंपनीज उसको ऑक्शन में लेने के बाद वहां पर जाकर सी बेड से ऊंच उठाकर उससे क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन देश में कर सकते हैं। जी कांताराव जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय खनिज उद्योग, खासतौर पे जो क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात करते हैं, तो ये क्षेत्र राष्ट्रीय समग्र आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक है और बुनियादी ढांचे के विकास और देश में जो तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है, इसमें क्या योगदान है? पूरा योगदान है। ये जितने भी क्षेत्र आपने गिनाया है, जी, संबंधित मंत्रालय से संबंधित प्राइवेट कंपनियां और इंडस्ट्री एसोसिएशन हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि इसका साधन और इसकी उपलब्धता देश के अंदर आप जल्दी करिए, ताकि हम किसी विदेशी संस्था के ऊपर या विदेशी सोर्स के ऊपर हम ज्यादा समय निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें देश के अंदर ही इनका उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ऐसा हमारे पास फंड है और उसी के चलते हमारे जो क्रिटिकल मिनरल का जो पॉलिसी है, क्रिटिकल मिनरल का जो काम है, हम उसको तेजी से बढ़ा। कांताराव जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे क्रिटिकल खनिजों में भारत की क्षमताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खनन मंत्रालय के सचिव वीएल कांताराव और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।